नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर की एमसीक्यू सीरीज़ है। ये एग्रीकल्चर के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे IBPSF हो या कॉटन कॉरपोरेशन, आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, UPTA क्या है और छत्तीसगढ़ के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए आप। द क्लाउड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन इट इज कॉल्ड। ऐसे बादल जो लगातार बारिश कराते हैं उन बादलों को हम क्या कहते हैं। वो सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है। द क्लाउड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन इट इज कॉल्ड। ऐसे बादल जो लगातार बारिश कराते हैं, ऐसे बादल जो लगातार बारिश कराते हैं उन बादलों को हम क्या कहते हैं। देखो उन बादलों को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास निम्बो स्टेटस है, सिरस है, ठीक है ना, क्यूमुलस है और अल्टो क्यूमुलस है। 4 प्रकार के बादल यहाँ पर दिए। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो कौन से प्रकार के बादल हैं जो लगातार बारिश कराते हैं ना, क्या कराते हैं। ठीक है, बादल जो लगातार बारिश, कंटिन्यूस बारिश कराते हैं ना, प्रेसिपिटेशन कराते हैं, ऐसे बादलों को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है निम्बो स्टेटस। करेक्ट आंसर क्या है, निम्बो स्टेटस। ठीक है, क्या सिरस भी इस प्रकार के बादल होते हैं। हाँ, सिरस भी एक प्रकार के बादल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ऊंचाई पर आपको मिलेंगे, हाई पर। ठीक है, और ये बहुत पतले होते हैं, फेदर जैसे है ना, रेशेदार होते हैं। ये कैसे मिलेंगे आपको, फेदर। ठीक है ना, पतले आपको रेशेदार आपको मिलेंगे, बहुत ऊंचाई पर होते हैं, रेशेदार होते हैं। और ये बारिश नहीं कराते कभी, ये जो बादल है ना, ये कभी भी बारिश नहीं कराते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बारिश नहीं कराते हैं, रेनलेस, बारिश नहीं कराते हैं। ठीक है, बारिश नहीं कराते हैं। ये जो बादल है क्या नहीं कराते हैं, बारिश नहीं कराते, याद रखना। कौन से वाले बादल, सिरस वाले। क्या क्यूमुलस बारिश कराते हैं, ये वाले जो बादल हैं, क्या ये बादल बारिश कराते हैं क्या, क्यूमुलस जो बादल होते हैं। ठीक है, ये बादल बारिश कराते हैं क्या, नहीं, ये भी बारिश नहीं कराते जाते। जनरल ये कैसे होते हैं, ये कॉलीफ्लावर शेप के होते हैं ना, कैसे होते हैं, डोम शेप्ड, गुम्मत के आकार, डोम, या फिर अपन कह सकते हैं कॉलीफ्लावर शेप्ड के होते हैं ना, कॉलीफ्लावर शेप्ड के होते हैं। ठीक है ना, कॉलीफ्लावर शेप्ड के होते हैं। क्लियर। क्या एक बादल होता है, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस करके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बादल है। कौन सा, क्यूमुलोनिम्बस, याद रखना। कौन से बादल होते हैं, क्यूमुलो। ठीक है ना, कौन से बादल की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है ना, क्यूमुलोनिम्बस जो होते हैं, ये जो बादल है ना, ये क्या कराते हैं, मूसलाधार बारिश, थंडर स्टॉर्म, मूसलाधार है ना, मूसलाधार आप कह सकते हैं ना, मूसलाधार बहुत तेज बारिश नहीं करा, थंडर स्टॉर्म जो होता है। ठीक है ना, थंडर स्टॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये 3 ही बादल आप याद रख लेना, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यही एग्जाम में अपने में पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, द कंडीशन ऑफ फेवरेबल फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर्स, मतलब बारिश होने के लिए। ठीक है, बारिश होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं। देखो बारिश कैसे होती है कि जो गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ उड़ती है, अपने साथ वाष्प को लेके जाती है, हाँ या ना। जैसे भाई गर्म हवाएं जो हैं, ये सी है, समुद्र है ना, ये क्या है, समुद्र मान के चलो, ये क्या है, समुद्र, सी है, यस और नो, ये समुद्र सी है। तो यहाँ से क्या होगी, वेपर, हाँ यहाँ पर क्या होता है, वेपर बनती है, यहाँ से इवेपोरेशन होगा कि नहीं, वेपर बनती है। अब ये वेपर क्या होती है, गर्म हवाएं जो आती हैं, ठीक है, यहाँ पर गर्म हवाएं इनके साथ ऊपर जाएंगी तो वेपर को अपने साथ ऊपर ले जाती है, वेपर को अपने साथ क्या ले जाएंगे, ऊपर। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो वेपर से धीरे धीरे जो बादल बने कि नहीं, ये बादल बन जाते हैं। और ऊपर जाकर क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर, यही जो है ना, यही जो हवाएं हैं जब वेपर को ऊपर ले जाती है तो बादल बना लेती हैं। बादल है क्या, एक्चुअली बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों क्या होती है, पानी को बूंदों का एक ग्रुप होता है बादल, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर लेयर में ऊपर जाती है कि नहीं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब कम हो जाता है ना, टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो मतलब हवा जब ठंडी हो जाती है, क्या हो जाती है, ऊपर जाते हैं जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होता है, हाँ या ना। हवा जब ठंडी हो जाती है तो ये बादल जो है बारिश के फॉर्म में, जो बूंदे इनके हैं, तो ये बादल जो है बारिश के यहाँ पर बारिश कराना चालू कर देते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है ना, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है तो हवा ठंडी होती है। तो ठंडी होने से क्या होता है कि बादलों में कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, बादलों के अंदर कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, और क्या होता है, पानी बरसना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना क्या सही आंसर है, क्या लो मॉइस्चर कंटेंट है,
हाई मॉइस्चर कंटेंट है या कूलिंग, तो याद रखना क्या है, तो आंसर है ये कूलिंग ऑफ एयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन क्या है कि हवा का ठंडा होना बहुत जरूरी है ना, कूलिंग ऑफ एयर बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, द फूड कलर मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय। फूड कलर मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट हम क्या कैसे मापते हैं, जो है ना यहाँ पर जो हमारे खाने के उत्पाद होते हैं उनका कलर हम कैसे, ठीक है, खाद्य रंग का माप किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, तो इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर ऑप्शन दिया है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या फिर डिस्क कैलोरीमीटर है या दोनों है या नॉन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखना, इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी, दोनों है ना, इन दोनों का यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी और डिस्क कैलोरीमीटर का, दोनों का उपयोग करते हैं किसमें, फूड का कलर को डिटरमाइन करने में हम दोनों का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन मैच्योर सीड्स, देखो क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, इन मैच्योर सीड्स द परसिस्टेंट आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ठीक है, परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है, कोरंकल है ना कहते हैं, एंडोस्टोम कहते हैं या एंडोथीसियम है ना क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरी। देखो क्या होता है, किसी किसी सीड्स के अंदर पेरिस्पर्म जनरली आपको किस में मिलेगी, ब्लैक पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। किस में जनरली आपको, ब्लैक पेपर है ना, काली मिर्च के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, किस में, ब्लैक पेपर के अंदर। ठीक है ना, ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च, किस में, काली मिर्च के अंदर जो है याद रखना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, काली मिर्च में क्या होता है कि अगर ये बनती कैसे, एम्ब्रो के बाहर जो होता है ना, एम्ब्रो के बाहर जो न्यूक्लियस लेयर होती है, एम्ब्रो के बाहर न्यूक्लियस लेयर्स होती है कि नहीं, हाँ या ना, एम्ब्रो सैक के अंदर आप जब देखोगे एम्ब्रो होता है, बीच में हाँ या ना, क्या होता है एम्ब्रो, यस बीच में एम्ब्रो होता है, बाहर क्या होती है यहाँ पर न्यूक्लियस लेयर। ठीक है, क्या होती है न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस लेयर आगे तक बनी रहती है सीड में। ठीक है, एंड तक यही किस में बदलती है, पेरिस्पर्म में। ठीक है, तो एम्ब्रो के बाहर एक लेयर आपको मिलेगी जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस से बनती है। कुछ इस प्रकार की आप देखिए, कुछ इस प्रकार की होती है ना, कुछ इस प्रकार की होती, किस प्रकार की होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कोटिलेडन है, ये सीड है, पूरा का पूरा सीड है। ठीक है, ये बाहर एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये रेडिकल है यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, तो एम्ब्रो के आउटर में ये है पेरिस्पर्म, आप देख सकते हैं ये क्या है, पेरिस्पर्म। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रो के आउटर में ये पूरा पेरिस्पर्म है, देख रहे हैं आप, ये पूरा पेरिस्पर्म है। तो पेरिस्पर्म किससे बनती है, तो पेरिस्पर्म बनती है, याद रखना किसके द्वारा, तो आंसर है न्यूक्लियस लेयर से ही बनती है। किससे बनती है, न्यूक्लियस लेयर के द्वारा ही पेरिस्पर्म बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर एक लिखा है ना, याद रखना, जो हाइलम होता है ना, एक ओपनिंग छिद्र होता है, आपने सभी सीट में देखा होगा, एक बार आउटर में छिद्र होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग जैसे आप देख रहे हैं उठा हुआ भाग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरंकल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल। अपर है ना, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर, मिट्टी में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्या है, मिट्टी में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्या होती है, क्या सैचुरेशन कैपेसिटी है, क्या फील्ड कैपेसिटी है, या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, या नॉन ऑफ दीज, क्या है। तो देखो ध्यान से सुनना, क्या है, क्या है कि अवेलेबल वाटर क्या होता है, मैंने आपको शायद ये पिछली क्लास में बताया था, जब है ना अपन MCQ नंबर 4 पढ़ रहे थे कि अवेलेबल वाटर क्या होता है। देखो अवेलेबल मैंने आपको वाटर बताया था, देखो कि हमको ये बता कि जो फील्ड कैपेसिटी है, ये है ना फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी 1/3 जो है, ठीक है, यहाँ पर है 31 ATM, ध्यान से सुनना, क्या है 31 ATM, जिस पर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर बीच में है 15 परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या बिल्टिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 15 ATM वाला अपना। ठीक है, इस पूरे देखो प्लांट किस वाटर को अवेलेबल करते हैं, कैपिलरी वाटर को। प्लांट जो है किस पानी को ग्रहण करते हैं, तो प्लांट ग्रहण करते हैं भाई कैपिलरी वाटर को। ठीक है, प्लांट जो है किस पानी को लेते हैं, कैपिलरी वाटर। यस, तो कैपिलरी वाटर, क्या प्लांट इस पूरे पानी को लेते हैं, क्या क्या पौधे इस पूरे पानी को ग्रहण करते हैं कि नहीं, प्लांट तो सिर्फ इतना सा पानी ही ग्रहण करते हैं, ये वाला। ठीक है, कैपिलरी वाटर का वह हिस्सा जो है ना, यही अवेलेबल वाटर है, यही क्या होता है, अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है ना, यही क्या है, अवेलेबल वाटर है। तो पौधे जो होते हैं ना, क्या करते हैं पौधे, तो याद रखना पौधे कैपिलरी वाटर को पूरा ग्रहण नहीं करते, कैपिलरी वाटर का वह हिस्सा, ठीक है, जो फील्ड कैपेसिटी और बिल्टिंग पॉइंट के बीच होता है, ये वाला जो हिस्सा है, यही पौधे उपलब्ध करते हैं। और इसकी पूछ रहा है अवेलेबल वाटर की ऊपरी सीमा क्या है, तो अवेलेबल वाटर जो है ये, तो ये अपर लिमिट होती है ना, और ये लोअर लिमिट होती है। याद रखना परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट वाला ये क्या होता है, अवेलेबल वाटर की लोअर लिमिट है,
कि भाई पौधे को, है ना, मैक्सिमम अपर लिमिट, मतलब यहाँ पर सबसे बेस्ट पानी अवेलेबल होगा, मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट होती है। फील्ड कैपेसिटी हमेशा याद रखना अपर लिमिट होती है, ठीक है ना, और बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, इसका करेक्ट आंसर होगा फील्ड कैपेसिटी। क्लियर, क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी। चलिए अगला प्रश्न, तो डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग वाटर फ्लो इन पाइप्स। ऐसे पाइप्स के अंदर कोई पानी भर है आपने, हमारे घरों में ऐसे नगर पालिका का जो पाइपलाइन से पानी आता है, नल आता है कि नगर पालिका से पाइप से पानी आता है, तो नल का बिल आता है। अब बिल कितना आता है, आप कितना पानी यूज करते हो, वहाँ पर एक मीटर लगा होता है, ठीक है ना। तो पाइप्स के अंदर जो पानी का फ्लो होता है उसको मेजरमेंट हम किससे करते हैं, ठीक है। तो क्या उसको हम वेंचुरीमीटर से करते हैं, वियर से करते हैं, पार्सल फ्लूम से करते हैं, या ठीक है चौथरोट फ्लूम के द्वारा, या कट थ्रोट फ्लूम के द्वारा करते हैं, किससे करते हैं। तो देखो छोटे जो वाटर स्ट्रीम है, मतलब पाइप अगर छोटा है हमारा स्ट्रीम है ना, वाटर का फ्लो सोर्स अगर छोटा है, स्ट्रीम धारा जो है पाइप के अंदर, तो पाइप के अंदर हम करते हैं किससे, वेंचुरीमीटर के द्वारा। अगर भाई पानी का सोर्स ज़्यादा है, नहर वगैरह में आपने देखा होगा, नहरों के अंदर जो पानी बहता है, डिस्चार्ज होता है कि नहीं, नहरों के द्वारा, कैनाल के द्वारा, तो वहाँ पर हम इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना। आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये होता है कट थ्रोट फ्लूम है, या आप देख सकते हैं ये पार्सल फ्लूम है, ये वी नोच वेयर है, ये कौन सा है, वी नोच वेयर है। तो अगर पानी आपने नहर वगैरह में आपने देखा होगा कि नहर वगैरह पर जो पानी निकलता है, जहाँ पर सोर्स थोड़ा बड़ा होता है कि नहीं पानी, तो वहाँ पर जो है क्यूसेक और क्यूमेक में हम मेजरमेंट करते हैं कि वहाँ पर भाई हज़ारों लीटर पानी निकल रहा है एक एक सेकंड में, तो वहाँ पर हम जनरली किसका यूज करते हैं, तो ये फ्लूम्स का यूज करते हैं, वेयर्स का यूज करते हैं। चलिए पूसा बरसाती इज ए वेराइटी हो, पूसा बरसाती किसकी एक वेराइटी है, ठीक है ना, पूसा बरसाती किसकी एक वेराइटी है, तो पूसा बरसाती इज ए वेराइटी हो, किसकी है पूसा बरसाती वेराइटी, लोबिया की है, पी की है, फ्रेंच बीन की है, क्लस्टर बीन की है, किसकी है। तो देखो पूसा बरसाती फेमस वेराइटी किसकी, लोबिया, ठीक है ना, किसकी है याद रखना, लोबिया की, ठीक है, टेट्रागोनोलोबा साइनेंसिस, ठीक है ना, ये जो है लोबिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। लोबिया की और मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी जो है और इम्पोर्टेंट जो वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, जैसे पूसा बरसाती हो गई, है ना, पूसा कोमल है, ठीक है ना, पूसा ऋतुराज होती है, ऋतुराज है, पूसा डो फालसी है, ठीक है ना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है ना, पूसा बरसाती है, पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज, पूसा डो फालसी, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, किसकी है, तो आंसर है लोबिया की। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, अमोंग है ना, मक्का की बुवाई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टर कितने पौधे लगाए होंगे। सोइंग ऑफ मेज 50 से लेकर 20 सेंटीमीटर, बट हाउ मैनी प्लांट विल बी 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टर में कितने पौधे आएंगे। तो इसको निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, पादप जनसंख्या, ठीक है ना, पादप जनसंख्या जो है, ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, पादप जनसंख्या जो है कैसे, है ना, प्लांट पॉपुलेशन जो है, प्लांट पॉपुलेशन हम कैसे निकालते हैं, देखो प्लांट पॉपुलेशन हम निकालते हैं, याद रखना कैसे, तो आंसर है ऊपर लिखते हैं 10,000, नीचे रो इंटू प्लांट की डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में इसको करना पड़ेगी, ठीक है। तो कितने आएंगे देखो 10,000, ठीक है, नीचे कितना है 50 × 20, ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 का भाग देंगे इसको भी, तो ये 100 सब ऊपर चले जाएंगे, या सुनो ये 0 से 0 कट गई, तो क्या रह जाएगा, ये 100 जो है ना, अब ये यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, ये सब ऊपर चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1 2 3 4, 10,000 हो गए, ये 100 ऊपर से आ गया, ठीक है। नीचे कितना रह गया 5 × 2, तो नीचे कितना हो जाएगा 10, 1 2 3 4 इंटू ये 2 0, नीचे कितना है 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये 0 कट गई, तो कितना 1 लाख हो गए, 10,000 × 10 कितने हो गए 1 लाख, 5 बिंदी हो गए कि नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया, कितना, ये आपका आंसर आ गया, 1 लाख प्लांट्स है ना, 1 लाख प्लांट्स है प्रति हेक्टेयर आएंगे। ये हमको याद रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है यूगेनोल इज द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑयल, किसके तेल में यूगोनिन नाम का एक महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है केमिकल, तो यहाँ पर ओलिव ऑयल में, लौंग के तेल में, नटमग या क्यूमिन। तो देखो याद रखना किसमें, क्लोव जो लौंग होती है ना, लौंग याद रखना लौंग के अंदर होता है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछते हैं कि लौंग जो होता है ना, लौंग का कौन सा भाग उपयोग करते हैं, एग्जाम में प्रश्न आता है कि लौंग का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयोग करने वाला भाग कौन सा होता है,
तो लॉन्ग में कौन सा यूज करते हैं, अनओपन फ्लावर बड है ना, अनओपन फ्लावर बड उपयोग करते हैं। लॉन्ग के अंदर कौन सा, अनओपन फ्लावर बड का प्रयोग करते हैं क्या, यस। लॉन्ग के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा भाग उपयोग होता है, अनओपन फ्लावर बड उपयोग होता है। ठीक है, लॉन्ग का कौन सा भाग उपयोग होता है, अनओपन फ्लावर बड होता है। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, सिंजियम, ठीक है ना, सिंजियम, ठीक है ना, एरोमेटिकम, सिंजियम एरोमेटिकम। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली क्या है, मायरेटेसी। फैमिली क्या होती है, मायरेटेसी की फैमिली होती है ना। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर कितने होते हैं, 40 होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जीरा होता है ना, इसमें कौन सा होता है, इसमें पाया जाता है केमिकल कुमिनोल, है ना, कुमिनोल होता है। ये जो नटमग जायफल होता है कि नटमग जायफल, जायफल के अंदर आपको मिलेगा CV9 करके केमिकल आपको ज़्यादा मिलता है, ये वाला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्हेन बेर, है ना, बार नहीं, यहाँ पर लिखा है बेर, ठीक है ना। बेर में बेर प्लांट्स आर प्रून इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर बेर में जो है प्रूनिंग कब करते हैं। तो देखो आपसे एक एग्जाम में प्रश्न है, पूछा जाएगा कि बेर जो है, बेर कौन सी क्रॉप जो है हाईली, है ना, ड्रास्टिकली प्रून क्रॉप है, ड्रास्टिकली प्रून क्रॉप है। ठीक है, तो बेर क्या होती है, याद रखना, ड्रास्टिकली, ठीक है, प्रून क्रॉप होती है। बेर क्या है, ड्रास्टिकली प्रून क्रॉप, है ना। बेर क्या है, तो बेर एक ड्रास्टिकली प्रून क्रॉप होती है। तो जनवरी से लेकर फरवरी या मार्च से लेकर अप्रैल, मई जून या जुलाई अगस्त, तो याद रखना मई जून के अंदर, है ना। मई आपको हमेशा मिड मई के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, ये मई जून के अंदर हम करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स के अंदर ऐसा लिखा है कि मिड अप्रैल से लेकर मिड मई, तो मई हमेशा याद रखें। ठीक है ना, मई मोस्ट इम्पोर्टेंट, मई के अंदर करेंगे। और ट्रेनिंग का टाइम मार्च में, कि भाई ट्रेनिंग का जो है कब करते हैं, ये मार्च में करते हैं ना, कब करते हैं, मार्च में। बेर की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी जैसे गोला और सेब जो है, ठीक है, अर्ली वैरायटी होती है ना। गोला और जो सेब होती है कि नहीं, गोला सेब, ये कैसी वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है ना, कैसी वैरायटी, अर्ली है। जबकि है ना उमरन और इलायची जो है, उमरन इलायची, ठीक है, उमरन इलायची कैसी होती है, लेट, ठीक है ना, ये लेट होती है। जबकि बनारसी है, कैथली है, ठीक है, मेहरून है, जोगिया है ना, ये जो वैरायटी है कि नहीं, कौन कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, बनारसी है, ठीक है ना, बनारसी है, मेहरून है, कौन सी, मेहरून, ठीक है, बनारसी है, मेहरून है, जोगिया, है ना, कौन सी वैरायटी, जोगिया, जोगिया है, कैथली है। ये जो वैरायटी है ना, ये मिड है ना, कैसी, मीडियम ड्यूरेशन है, ये मीडियम ड्यूरेशन है। गोला सेव अर्ली वैरायटी, उमरन इलायची लेट वैरायटी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अर्का कृष्णा कल्टीवेटर ऑफ ग्रेप इज ए क्रॉस बिटवीन। अर्का कृष्णा जो है, अर्का कृष्णा ये मोस्ट, देखो ग्रेप का एक कल्टीवेटर अर्का कृष्णा, तो किस किस के बीच का क्रॉस है, अर्का कृष्णा याद रखना, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का क्रॉस है। किस किस का, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस का क्रॉस। ठीक है, चलिए अगला, बनाना वैरायटी रेजिस्टेंट टू पनामा बेल्ट। कौन सी बनाना की जो वैरायटी है जो पनामा बेल्ट के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। कौन सी बनाना वैरायटी रेजिस्टेंट टू पनामा बेल्ट, कौन सी बनाना वैरायटी जो है पनामा बेल्ट के लिए रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो आप बरसाई है, ठीक है, रसथली है, ठीक है, लाल केल है, इसका पोवन है। तो याद रखना क्या है, रेजिस्टेंट, पनामा बेल्ट के लिए रेजिस्टेंट पोवन होती है ना, याद रखना पोवन ये जो वैरायटी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसके लिए, तो पनामा बेल्ट जो बीमारी होती है फ्यूजेरियम ऑक्सपीरियम क्यूबेंस नाम से फंगस से होती है ना। किससे होती है भाई, पनामा बेल्ट जो है, पनामा बेल्ट, ठीक है ना, किससे होती है, तो आंसर है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस, ठीक है ना, इससे होती है। क्लियर, क्यूबेंस के द्वारा। तो है ना सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन होती है, पोवन। और सबसे ज़्यादा हाईली जो है ससेप्टिबल ग्रोस माइकल, है ना। ठीक है, इसके लिए सबसे हाईली ससेप्टिबल वैरायटी किसके लिए, पनामा बेल्ट के लिए सबसे ज़्यादा हाईली ससेप्टिबल वैरायटी, है ना। हाईली ससेप्टिबल वैरायटी कौन सी होती है, हाईली ससेप्टिबल, ठीक है ना, हाईली ससेप्टिबल वैरायटी जो होती है वो कौन सी होती है, हाईली ससेप्टिबल वैरायटी याद रखें कौन सी होती है, हाईली ससेप्टिबल वैरायटी होती है ग्रोस माइकल, ठीक है ना, कौन सी, ग्रोस माइकल, ठीक है, ग्रोस माइकल करके एक वैरायटी है, हाईली ससेप्टिबल है, ठीक है ना, ग्रोस माइकल हाईली ससेप्टिबल है।
अगला है वाटर कोर इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, वाटर कोर किसका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वाटर कोर किसका होता है, तो आंसर है एप्पल का, ठीक है ना। किससे होता है वाटर कोर, एप्पल के अंदर जे एप्पल है, पीच है, वालनट है, चेरी है, तो याद रखना किसका होता है एप्पल का। तो एप्पल में आप याद रखें एप्पल से होता है, किससे होता है, बोरोन की डिफिशियंसी से, है ना। एप्पल में बोरोन की कमी से, किससे होता है भाई, बोरोन की कमी से। एप्पल के अंदर किससे होगा, वाटर कोर जो होता है बोरोन की डिफिशियंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, टेंगलो इज ए क्रॉस बिटवीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि टेंगलो क्या है, इस सिट्रस का एक हाइब्रिड है। टेंगलो क्या है, इट इज ए हाइब्रिड है, ठीक है ना। टेंगलो है ना जो है एक हाइब्रिड है, क्या है, टेंगलो एक सिट्रस का हाइब्रिड होता है। अब ये किस किस का क्रॉस है, ठीक है ना, तो ये टैंगरिन है ना, टैंगरिन और चकोतरा का क्रॉस है, टैंगरिन और ग्रेपफ्रूट का है, टैंगरिन और स्वीट ऑरेंज का है, और टैंगरिन या मैंडरिन का है। ये किसके बीच का क्रॉस है, तो देखो ये किसके बीच का क्रॉस है, तो टैंगरिन याद रखना, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस मैक्सिमा, ये दो स्पीशीज का क्रॉस है, इनकी दो अलग अलग वेराइटी, ठीक है ना। याद रखना किस किस का क्रॉस है, सिट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है, और इनटू सिट्रस मैक्सिमा, ठीक है, सिट्रस मैक्सिमा, इन दोनों की, है ना। ये सिट्रस रेटिकुलेटा इसकी वेराइटी, ठीक है, कौन सी वेराइटी, तो आंसर है टैंगरिन, ठीक है, टैंगरिन वेराइटी। और सिट्रस मैक्सिमा मतलब ग्रेप फ्रूट, है ना, कौन सा, ग्रेप फ्रूट, ठीक है ना, ग्रेप फ्रूट। और ग्रेप फ्रूट की कौन सी वेराइटी, पोमेलो, ठीक है ना, इसकी वेराइटी पोमेलो, ये वेराइटी है ना, इनके बीच क्रॉस है। तो यहाँ पर पोमेलो तो है ही नहीं है, तो है ना टैंगरिन या मैंडरिन ऑरेंज जैसे हम कहते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा की वेराइटी जो है, सिट्रस रेटिकुलेटा की जो वेराइटी थी कौन सी, टैंगरिन, और मैक्सिमा की ग्रेप फ्रूट की वेराइटी पोमेलो के बीच क्रॉस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टैंगरिन एंड ग्रेप फ्रूट, ठीक है, इन दोनों के बीच का क्रॉस है कौन, तो आंसर है टैंगिलो, ठीक है, एक हाइब्रिड होता है, कुछ ऐसा नींबू जैसा, आपको संतरा नींबू का कॉम्बिनेशन जैसा आपको दिखेगा। चलिए, विंटरिंग इज ए स्पेशल ऑपरेशन इज डन इन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि विंटरिंग हम किस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो विंटरिंग इज ए स्पेशल ऑपरेशन किस में करते हैं, रोज में करते हैं, क्राइसेंथेमम में करते हैं, ग्लेडियोलस में करते हैं, या हिबिस्कस के अंदर करते हैं, ठीक है। देखो विंटरिंग जो हम जनरली करते हैं रोज के अंदर, है ना, किसमें, गुलाब में। अब विंटरिंग होता क्या है, विंटरिंग मतलब होता है रूट प्रूनिंग। देखो विंटरिंग का मतलब क्या होता है, विंटरिंग का मतलब होता है भाई रूट प्रूनिंग, है ना, क्या होता है, रूट प्रूनिंग। विंटरिंग का मतलब क्या है, तो आंसर है रूट प्रूनिंग है ना। विंटरिंग का मतलब क्या होता है, रूट प्रूनिंग होता है, क्या होता है, रूट प्रूनिंग। अब देखो जनरली ये पुणे महाराष्ट्र रीजन में करते हैं, ठीक है, जिससे कि जल्दी फ्लोवरिंग आ जाती है। अगर आप देखोगे विंटरिंग का मतलब होता है रूट प्रूनिंग। प्रैक्टिस इन द फॉलोड फॉर अर्ली फ्लोवरिंग, याद रखना इन पुणे रीजन ऑफ महाराष्ट्र, जल्दी पुष्पन आने के लिए, है ना, किसके लिए, जल्दी पुष्पन आने के लिए, जल्दी फ्लोवरिंग आने के लिए हम रूट को, है ना, नीचे से इस प्रकार से उखाड़ कर रूट की साफ सफाई करके इनको कट कर देते हैं नीचे से, रूट प्रूनिंग, है ना, और फिर इसको दोबारा से लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जल्दी फ्लोवरिंग आती है इन महाराष्ट्र। आफ्टर रूट प्रूनिंग इट टेक्स 45 डेज टू फ्लोवर, 45 रूट प्रूनिंग के लगभग 45 दिन बाद क्या जाते हैं, फ्लोवर। तो है ना, रोज के अंदर हम रूट प्रूनिंग को ही क्या बोलते हैं, रोज के अंदर रूट प्रूनिंग को क्या कहते हैं, तो रोज के अंदर रूट प्रूनिंग को कहते हैं विंटरिंग, क्या कहते हैं उसको, विंटरिंग कहते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सीड डेट ऑफ मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का जो क्वेश्चन है मैं आपको पिछली क्लास में कराया था, साइंटिफिक नेम, कि ऐसे फ्रेंच मैरीगोल्ड टेट्राप्लोड होता है, अफ्रीकन अपना डिप्लोड होता है, हाँ, टिकेटस पेटुला, टिकेटस रिक्ट का हम पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सीड रेट ऑफ मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड की सीड रेट कितनी होती है, तो याद रखें 1 से लेकर 1.5 kg पर हेक्टर, ठीक है, कितनी होती है, 1 से लेकर 1.5 kg पर हेक्टर होती है, ठीक है, 1 से लेकर 1.5 kg प्रति हेक्टर क्या होती है। मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था को, है ना, जो अपना लेक्चर नंबर 4 था उसके अंदर हम पढ़े थे कि इसके साइंटिफिक नेम है, टेट्राप्लोड, डिप्लोड, सारी चीज़ों के बारे में, फैमिली, ओरिजिन, प्लेस। अगला है विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मलेड, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। या तो देखो लीची है, गावा है, मैंगो है, ऑरेंज है, कौन सा फल जो है मार्मलेड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये हमारा हॉर्टिकल्चर के क्या है, तो आंसर एक पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है ना। तो प्रिजर्वेशन जो है टेक्नोलॉजी आप उसमें पढ़ते होंगे, मार्मलेड, स्क्वैश, है ना, अलग अलग प्रकार के। तो जो मार्मलेड बनाने के लिए जैम जेली जो होगी नहीं, तो जो वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से, तो ऑरेंज सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा होता है, ऑरेंज, या फिर एग्जाम में आएगा सिट्रस, एग्जाम में या तो सिट्रस आएगा या फिर ऑरेंज आएगा। मार्मलेड बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट होता है। क्वेश्चन नंबर याद रखें
तो आंसर है जो, देखो ये जो अपना गावा होता है ये तो जेली बनाने के लिए है ना, अमरूद जो है जेली बनाने के लिए सूटेबल होता है, अमरूद तो जेली बनाने के लिए सूटेबल होता है ना। अगला प्रश्न है कि सोइल ऑफ द विच ऑर्डर हैव द नो डायग्नोस्टिक ओरिजिन, किस ऑर्डर की सोइल जो होती है उसमें डायग्नोस्टिक ओरिजिन नहीं होता है, क्या मोली सोइल, क्या एंटी सोइल, एंडी सोइल या एरिडी सोइल, किस ऑर्डर की सोइल में क्या नहीं होता है, तो आंसर है सोइल है ना नो डायग्नोस्टिक ओरिजिन। तो जनरली देखो ये जो एंटी सोइल होता है ना, ये एंटी सोइल है ना, ये क्या होती है, ये न्यूली है ना रिसेंटली फॉर्म्ड, ठीक है, रिसेंटली फॉर्म्ड एलुवियल सोइल आती है ना, रिसेंटली फॉर्म्ड एलुवियल सोइल इसके अंदर आती है, ठीक है, रिसेंटली फॉर्म एलुवियल सोइल आती है और नो डायग्नोस्टिक ओरिजिन, या इसी में डायग्नोस्टिक कोई भी ओरिजिन नहीं होता है, ठीक है, नो डायग्नोस्टिक, ठीक है, कोई भी ओरिजिन इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो होती है हमारी है ना अपनी कौन सी, एक होती है आपने इंसेप्टी सोइल पढ़ा होगा, इंसेप्टी सोइल, ठीक है, इंसेप्टी सोइल्स, यंग एम्ब्रोनिक सोइल है ना, यंग जो एम्ब्रोनिक सोइल होती है वो इसमें आती है, यंग एम्ब्रोनिक सोइल, ठीक है। और ये जो मोली सोइल है ना, मोली सोइल ये होती है सॉफ्ट ग्रासलैंड की सोइल है ना, मोली सोइल जो होती है याद रखें क्या होती है, सॉफ्ट एंड ग्रासलैंड, ये जो है याद रखेंगे आप कहाँ की, सॉफ्ट, ठीक है, ग्रासलैंड वाली, सॉफ्ट ग्रासलैंड वाली होगी, और सॉफ्ट है ग्रासलैंड है, और कौन सी है, सॉफ्ट है ग्रासलैंड है, और इसके बाद कौन सी है, तो याद रखें इसके बाद कि ये आपको मिलेगी कहाँ पर, डार्क सोइल ऑफ, ठीक है, जो घास के मैदान है स्टेपीज एंड प्रेरीज करके है ना, अर्जेंटीना के अंदर आपको मिलेंगी डार्क, ठीक है, सोइल ऑफ स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज जो घास के मैदान है अर्जेंटीना, स्टेपीज एंड प्रेरीज करके, ठीक है ना, प्रेरीज स्टेपीज जो घास के मैदान है वहाँ की मृदा आपको मिलेगी, ठीक है। देखो एरिडी सोइल मतलब ड्राई सोइल, एरिडी सोइल का मतलब तो होता है ड्राई सोइल है ना, डेजर्ट या ड्राई सोइल जो है आप इसको डेजर्ट सोइल भी कह सकते हैं ना, शुष्क मृदा, डेजर्ट सोइल, ठीक है, शुष्क मृदा जो होती है वो इसमें आती है। इंडी सोइल्स, कौन सी, इंडी सोइल्स याद रखना, कौन सी, इंडी सोइल्स, इंडी सोइल्स आप क्या याद रखेंगे, इंडी सोइल्स, देखो इंडी सोइल्स क्या होता है कि इंडी सोइल्स फाउंड इन बैल्कोनिक एश, जो ऐसे जो है ज्वालामुखी फट जाता है उसकी राख वगैरह जो है वहाँ जनरली इससे फॉर्म ज़्यादा होती है, तो ये आपको मिलेगी बैल्कोनिक है ना, बैल्कोनिक एश, ठीक है। जनरली ये आपको है ना कहाँ मिलेगी, भारत के आपको मिलेगी ये अंडमान निकोबार रीजन के अंदर, कहाँ पर, इट इज़ फाउंड इन अंडमान निकोबार है ना, इट इज़ फाउंड इन अंडमान निकोबार है ना, कहाँ पर, अंडमान निकोबार रीजन, ठीक है, अंडमान निकोबार रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगी। और अंडमान निकोबार के बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, अंडमान निकोबार के बाद इसके बाद अगला, इसमें अपन है ना इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं हम, इंटेंसिव, अच्छी खेती कर सकते हैं यहाँ पर हम, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम है, इंटेंसिव क्रॉपिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल याद रखें किसमें, तो इंडी सोइल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगला है 19, मोस्ट पोरस सोइल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ठीक है, मोस्ट पोरस स्ट्रक्चर, तो ग्रेनुलर होता है, क्रमी है, प्रिज्मेटिक है, प्लेटी, तो जो क्रमी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल क्रमी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा पोरस होता है, जितनी भी सोइल स्ट्रक्चर होते हैं ना सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो आंसर है क्रमी, ये प्लेटी तो बहुत कम होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा आपको, क्रमी स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पोरस होता है ना। तो कल्टीवेशन के लिए, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए याद रखना ये सबसे बेस्ट होता है, किसके लिए, क्रमी स्ट्रक्चर इज गुड फॉर द कल्टीवेशन, मतलब खेती करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो आंसर है क्रमी स्ट्रक्चर होता है। जो स्फोरिडल होता है ना, अपन ऐसे मृदा के चार आप टाइप पढ़ेंगे, जैसे प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है ना, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, एक अपना कोल्यूमनर होता है, ठीक है। इसके बाद एक आपको मिलेगा कौन सा, स्पोरोइडल, ठीक है, एक आपको मिलेगा कौन सा, स्पोरोइडल। तो स्पोरोइडल जो होता है उसके अंदर आते हैं ग्रेनुलर और क्रमी, तो ग्रेनुलर थोड़ा लेस पोरस होता है, क्रमी ज़्यादा पोरस होता है, ज़्यादा पोरोसिटी होती है, इसलिए खेती के लिए क्या होता है, ज़्यादा बेस्ट, सबसे बेस्ट ही होता है। अगला है फ्लो वाटर इन सैचुरेटेड सोइल, देखो सैचुरेटेड सोइल के अंदर हम फ्लो वाटर जो है किससे मेजर में करते हैं, ठीक है, बहती हुई मृदा जो है, तो फ्लो वाटर जो है याद रखना, फ्लो वाटर, ठीक है ना, तो सैचुरेटेड सोइल के अंदर जो पानी बहता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, तो उसको याद रखना क्या, डार्सी लो, फिकलो या स्टोक लो, तो डार्सी लो के द्वारा। अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं कि डार्सी लो इज रिलेटेड टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, अभी एटीएम बीटीएम का जो क्वेश्चन था ना, तो वहाँ पर भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, तो जलीय चालकता है ना, क्योंकि बहता हुआ पानी अपन इस लो से निकालते हैं, तो जलीय चालकता
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आए थे कि किससे संबंधित है, ऐसा कभी आपको मिले ना क्वेश्चन तो आंसर यही लगाना, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्या लगाना, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्लियर, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना। देखो फिगलो जो होता है डिफ्यूजन, सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है, CO2 आ रही है जा रही है ना, जो गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन है, तो सम डिफ्यूजन से रिलेटेड होता है, याद रखना फिगलो, ठीक है। इसके बाद जो स्टोक लो होता है ना, स्टोक लो ये होता है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सोइल सेपरेट, सोइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन से, याद रखना सोइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन से, सोइल टेक्सचर जो होता है सोइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। फिगलो इज रिलेटेड टू सोइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन। क्लियर, फिगलो किससे संबंधित होता है, तो आंसर सॉरी स्टोक लो इज रिलेटेड टू सोइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन, मैकेनिकल एनालिसिस जो करते हैं हम सोइल सेपरेट्स का उससे रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये, मतलब इसका करेक्ट आंसर तो होगा डार्सी लो। चलिए अगला प्रश्न है, बीटी कपास की बीज दर कितनी होती है, बहुत सिंपल है। तो बीटी कपास 1.5 kg 20 से लेके 25 है, 20 से है ना 25 से 30 है, तो याद रखें कितनी होती है, कितनी होती है, तो आंसर है 1 से लेके 1.5 या 1.5 आपको याद रखना है। तो इसमें है ना प्लांट पॉपुलेशन भी पूछते हैं कि बीटी है ना प्लांट पॉपुलेशन, तो जनरली देखो बहुत सिंपल होता है प्लांट पॉपुलेशन, क्योंकि इसको हम लगाते हैं कि नहीं, बीटी कॉटन की रो इंटू प्लांट डिस्टेंस जो होती है वो 100 इंटू 100 मीटर होती है ना, 100 सेंटीमीटर ये है। तो प्लांट पॉपुलेशन कितनी आती है, प्लांट पॉपुलेशन जो है जनरली कितनी होती है, 10,000 है ना, ये सब कट जाएगा। तो प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है, 10,000 प्लांट्स, है ना, कितने प्लांट पॉपुलेशन याद रखेंगे, 10,000 प्लांट्स प्रति हेक्टर बीटी कॉटन के लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं कि क्लेम कनेक्शन इज फाउंड इन विच ऑफ द, है ना, जेनर ऑफ प्लांट पैथोजन, क्लेम कनेक्शन जनरली किस में पाई जाती है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, वो थोड़ा डीप में है। देखो क्लेम कनेक्शन जनरली आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्लेम कनेक्शन, है ना, क्लेम कनेक्शन इट इज फाउंड इन, देखो क्लेम कनेक्शन मिलते हैं, ठीक है, किसके अंदर, तो आंसर है ये जो है ना बैसिडियोमाइसीटीज फंजाई है, देखो बैसिडियोमाइसीटीज फंजाई के अंदर क्लेम कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, बैसिडियोमाइसीटीज, यस क्लेम कनेक्शन प्रेजेंट इन बैसिडियोमाइसीटीज, बिल्कुल। अब देखो बैसिडियोमाइसीटीज जो है, अब हमको ये पहचानना है इन चारों में से कि कौन सी फंजाई जो है बैसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करती है, इन चारों में से कौन सी फंजाई जो है बैसिडियोमाइसीटीज क्लास में आती है, ठीक है ना, कौन सी फंजाई जो है बैसिडियोमाइसीटीज क्लास को बिलोंग करती है। अगर देखो फंजाई अपन ने उसको ढूंढ लिया कि ये फंजाई बैसिडियोमाइसीटीज में आती है, तो मतलब क्लेम कनेक्शन उसी में होंगे। क्या फाइटोप्थोरा है, नहीं, ठीक है। क्या इरिसिपी है, देखो ये आती है एस्कोमाइसीटीज में, मैं आपको बताऊं ये आती है एस्कोमाइसीटीज में, ठीक है। का अस्टिल, यस ये जो अस्टिलागो होती है ना लूज स्मट फंजाई, यस स्मट फंजाई बिलोंग्स टू द, अस्टिलागो क्या है, एक स्मट फंजाई है, और स्मट फंजाई याद रखना किसको बिलोंग करती है, बैसिडियोमाइसीटीज को। तो हमको ये ढूंढना है कि बैसिडियोमाइसीटीज क्लास के अंदर कौन सी फंजाई आती है, इसमें से कोई एग्जाम्पल है क्या, तो हमको पता होगा तभी अपन आंसर इसका लगा सकते हैं, ठीक है। क्या पाइथियम, नहीं पाइथियम आती है भाई ऊमाइसीटीज में, पाइथियम बिलोंग्स टू द ऊमाइसीटीज, ठीक है ना, फाइकोमाइसीटीज की सब क्लास है, ऊमाइसीटीज में आपको मिलेगी, ठीक है। फाइटोप्थोरा भी आपको ऊमाइसीटीज के अंदर देखने को मिलेगी, है ना, कहाँ पर, ऊमाइसीटीज में, ठीक है, ये दोनों। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो फंजाई बैसिडियोमाइसीटीज क्लास को बिलोंग करती है उसी के अंदर, तो जो अस्टिलागा हम जानते हैं कि अस्टिलागो नोडाटेटिसाई है, मतलब स्मट फंजाई है ना, अस्टिलागो कौन सी स्मट है, और स्मट फंजाई जो होती है इसमें आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अस्टिलागो, ठीक है। अस्टिलागो क्या करती है, तो अस्टिलागो याद रखना क्लेम कनेक्शन का फॉर्मेशन करती है। अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट स्लो रस्टिंग, ठीक है ना, स्लो रस्टिंग रेजिस्टेंट जीन आइडेंटिफाई अगेंस्ट द ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट, तो याद रखना ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट है ना, उसके लिए रेजिस्टेंट जीन कौन सी होती है, LR34 होती है ना, LR34 है। अगर आपसे पूछते हैं कि स्टेम रस्ट के लिए कौन सी रेजिस्टेंट जीन है, स्टेम रस्ट के लिए जो है कौन सी रेजिस्टेंट जीन होती है, SR2 होती है। येलो रेजिस्टेंट की, है ना, येलो रस्ट के लिए कौन सी रेजिस्टेंट जीन है, तो याद रखना YR36 होती है ना, ये आप याद रखेंगे कुछ। तो ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट के लिए LR34 हो गई, ठीक है, स्टेम रस्ट के लिए SR2 हो गई, और याद रखेंगे येलो रस्ट के लिए कौन सी होती है, YR36 होती है। चलिए
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आप अभ्यास एग्री एकेडमी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेक्निकल चैनल से जरूर जुड़ें। अभ्यास एग्री एकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, वहाँ पर आपको एमसीक्यू की सीरीज भी मिल जाएगी। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो एमसीक्यू डालते हैं, साथ साथ में उसको पीडीएफ और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अब महत्वपूर्ण सूचना, अगर बच्चों आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कंप्लीट एग्रीकल्चर मेंस का, प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का पूरा सिलेबस आते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एलाइड सब्जेक्ट सारा, तो वहाँ आप 1500 रुपये में ले सकते हैं। इसके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। चलिए, अगर आप मध्य प्रदेश में आने वाली या फिर इंडिया के अंदर जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, सभी वैकेंसीज के लिए एक फाउंडेशन कोर्स जो बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, टॉप लेवल तक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत होकर, जिसमें सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स शामिल हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। वो फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है 16 अगस्त में। अभी जो ऑफर चल रहा है 30% डिस्काउंट इसमें आप ले सकते हैं, तो आपके 2799 रुपये में पड़ जाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों जो वैकेंसीज आने वाली हैं नियर फ्यूचर के अंदर 2 महीने 3 महीने के अंदर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की, उसके लिए जो बैच स्टार्ट हो गया और लगभग 80 से लेकर 85 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन इसमें कर लिया है। तो इसके अंदर देखो, आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, PDF स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही हैं, ठीक है। साथ साथ में आपको इसमें MPG की जो 35 क्वेश्चन आएंगे ना, MPG के, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। MPG की जो 35 क्वेश्चन, ICT नहीं पढ़ाया जाएगा, MPG की। इसमें साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज जैसे एग्जाम में आती है उसी प्रकार से, और ये मात्र आपको कितना 3000 के अंदर मिल रहा है। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये 2500 में है, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए 2500 रुपये में है। तो दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगी, और जो MCQ मैंने आपको समझाया इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास के अंदर और नए महत्वपूर्ण जो MCQ हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए हैं, उन अगले MCQ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।